शोमेश जी, चाय की चुस्कियों के साथ बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये लाल रंग मतलब क्या डरा रहे हैं आप बाज़ार को? वैसे बजट के दिन बाज़ार पहले खुश था, फिर डरा, फिर सोचा वापस खुश हो जाते हैं, कुछ फ़ैसला कर नहीं पाया। अंत में सोचा कि जाने दो, बाहर वाले आएँगे वही तय करेंगे कि ये बजट कैसा है। अरे ना जी, हम तो बहुत उत्साहित हैं, हमें लाख रुपए मिले हैं। तो अभी कुछ डर नहीं। ₹1,10,000 हाँ, तो ₹1,10,000 अभी अभी तो एनर्जी वाला लाल है। अभी कौन-सा डरने वाला लाल है, कोई डर नहीं है। नहीं मुझे तो सब ठीक लग रहा है राजीव जी। देखिए मैं तो जैसा-जैसा होता है, जो समझता है वो बताता जाता हूँ। नहीं, ठीक लगा अब तो फिर वो जब बजट पेश हो रहा था उसी समय मतलब सीधे जो सेंसेक्स ने गोता लगाया वो क्यों लगाया? वो वोलेटिलिटी तो चलती रहेगी ना। अब हाँ, पर हुआ किस बात पे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ख़ास है, ये केपेक्स पे क्या जो और सुनना था जो थोड़ा-सा नहीं सुन पाए या क्या नहीं सुनना था वो सुन लिया? देखिए दोनों चीज़ें थी एक्सपेक्टेशन में। एक तो था कंजम्पशन और दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन वाला तो 100% एड्रेस हो गया। केपेक्स वाला थोड़ा हन सावधानी से गए 100 हैं या क्योंकि अपने 100% या 200-300%? अरे नहीं, कंजम्पशन तो ख़ैर काफ़ी अच्छे से एड्रेस हुआ। उसमें तो 200-300% या जो भी कह लीजिए। आपको याद है पिछले साल जब यही बजट हुआ था, मेरे मुँह से निकला था कि 12 लाख का सीधा एग्ज़ेम्पशन कर दे, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अभी मुझे पता रहता है कि 12 लाख पिछले साल बोला था, ये साल हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा रहता है। इनफैक्ट 2-3 कुछ चीज़ें निकल रही हैं मुँह से, होती जा रही हैं। पिछली बारी वो इलेक्शन में किस तरह का बनने का था संभावना, वो सोच रहा था मैं। तो मुझे लगता है शायद मोदी जी के दिमाग में घुसा हुआ हूँ मैं कहीं न कहीं से। तो वाह, वाह! तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कंजम्पशन बहुत बहुत ही अच्छे से एड्रेस कर दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ और माँगने को रह नहीं गया है। और केपेक्स मेरा ऐसा मानना है कि ठीक कंट्रोल करके रखा है बिकॉज़ देखिए अब तो बॉन्ड्स का भी फ्लो बॉन्ड्स के लिए भी पैसा भारत में आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो सोवरेन रेटिंग है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो फिस्कल डेफिसिट को जितना अच्छा फिस्कल डिसिप्लिन रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। मैं सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लग रहा है। पहला देखिए कंजम्पशन तो एड्रेस हो गया और पता नहीं कहाँ से पिछले 4-6 महीने से तो रट ही रहा हूँ कंजम्पशन होना चाहिए। दूसरा देखिए केपेक्स इन लोगों ने थोड़ा-सा कम रखा है। कम रख के इन्होंने 2 काम किया है। एक तो आपका इससे गवर्नमेंट पे बोरोइंग्स का बर्डन कम आएगा और दूसरा फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा जो कि 4.9 का एक्सपेक्टेशन था फिस्कल डेफिसिट का 4.9% ऑफ जीडीपी अभी 4.8 पे चला आया। चौथा मुझे क्या लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नर भी चेंज हुए हैं। कहीं न कहीं गवर्नमेंट और आरबीआई फिर से हाथ मिलाने वाली है। अब लिक्विडिटी क्रिएशन भी शुरू होगा और कहीं न कहीं रेट कट भी शुरू होगा। मैं लिंक करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो कि थोड़ी कंट्रोल्ड रखी गई है, इन वांट ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग बढ़े। तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जिसको कहते हैं, वो तो अभी तक आया नहीं है। रोटेशनल थोड़ा बहुत चल रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा-सा रोक के जो मॉनेटरी साइड से, जो आरबीआई के साइड से काम किया जाएगा, वो ऐसा किया जाएगा थोड़ा ईज़ करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स थोड़ा-सा आए। नहीं तो कहीं न कहीं ये भी तो कॉम्प्लेसेंसी हो गई है ना कि अब गवर्नमेंट खर्च कर ही रही है, तो प्राइवेट सेक्टर बीच में आए ही क्यों? तो मुझे ये 5 चीज़ों का कनेक्शन लग रहा है कि इस तरह से आगे बढ़ने वाला है और फिर से मैं कहूँगा कि शायद जीडीपी 6.75% जो मेरा अंदाज़ा था, उसके ऊपर क्रॉस कर सकती है। कंजम्पशन बहुत बड़ी चीज़ है, अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। जी, लेकिन 6.75 आप कह रहे हैं अ, वो तो इस साल का आंकड़ा है ना? तो न जो सेकंड हाल्फ टैक्सेस ऑफ एफवाई 26 नहीं, अभी जो साल चल रहा है उसका या अगले साल का? नहीं, मैं कंज़र्वेटिव जा रहा हूँ, मैं अगले साल अगले फ़ाइनेंशियल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 6.5 टू 7 के रेंज में जीडीपी नॉमिनल रहना चाहिए, मैं उस रेंज से जा रहा हूँ। नहीं जीडीपी रियल? रियल। जी। नहीं, लेकिन इस साल का मामला तो ठंडा ही चल रहा है ना अभी एफवाई 25 का। देखिए, हो गया, ये साल का मामला ऑलरेडी इन प्राइस है। यहाँ से फ़रवरी घुस चुके हैं, मार्च खत्म हो जाएगा। ये डेटा में कुछ ज़्यादा मीनिंग है नहीं।
बिकॉज़ यहाँ से जो मीनिंग रखेगा वो जो स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट वो मीनिंग रखेगा। बाकी सब ऑलरेडी प्राइस में है। तो मतलब ये है कि जो कंजम्पशन के लिए इन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया मध्यम वर्ग को, इसका मतलब ये है कि 2025-26 के साल में जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा 6.3 पॉइंट से लेकर के 6.8 तक, आप उसके अपर रेंज की तरफ अपनी उम्मीदें लगा कर के बैठ रहे हैं। मिडल या लोअर रेंज को आप नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 6.75 के नीचे हूँ ही नहीं। मतलब वो 6.8 का अपर रेंज जो है वो छू लेगा हमारा जो विकास का किस्सा है। तो अब ये बताइए कि ठीक है, कैपेक्स के मामले में सरकार आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा उन्होंने हाथ रोका और वो इसलिए कि हमारी कहीं सॉवरेन रेटिंग पे ना असर आ जाए, कहीं पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आ जाए, कहीं पे मतलब आपका बॉन्ड यील्ड वगैरह पे चक्कर ना आ जाए। लेकिन पहले से धारणा ये बनी हुई थी कि इस बार सरकार चाहे तो अ फिस्कल डेफिसिट के मामले में थोड़ी छूट ले ले, लेकिन कंजम्पशन को बूस्ट दे, ये माँग की जा रही थी। लोग ये गिवन लेकर के चल रहे थे कि कैपेक्स तो इस सरकार के मतलब रग-रग में बसा हुआ है। कैपेक्स तो चलेगा ही जैसा पिछले 10 साल से चल रहा था। तो सरकार ने उल्टा कर दिया, कैपेक्स को धीमा कर दिया और कंजम्पशन में जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा दे दिया। तो कैपेक्स को रोक करके ही क्या फ़ायदा हुआ? अगर ये भी कर लेते और थोड़ा-सा जो फिस्कल डेफिसिट को आप कह रहे हैं कि थोड़ा 4.8 पे लाने की बात है, 4.9 वैसे ही चल रहा था। उसको थोड़ा-सा और कर लेते या अगले साल के लिए भी उसको थोड़ा-सा अगर 4.4 के बदले 4.5, 6, 7 कर लेते, बाज़ार शायद उससे बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए केपेक्स में ऐसा भी है कि पिछले साल ही जो 11.11 लाख करोड़ का जो आउटले था, वही कंज़्यूम तो नहीं हो पाया पूरा। तो सिर्फ़ बजटरी प्लान करके भी अगर उसको रियलिस्टिक रखा तो मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। क्योंकि मैंने प्लान तो कर लिया, खर्च कर पाया क्या? तो इसलिए अगर उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके भी रखा और नहीं, उसके अगेंस्ट में हम 24 तो निकल गया, 24 में आप खर्च नहीं कर पाए क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। आप 25 में डबल स्पीड से काम कर लेते। नहीं, वो भी ठीक नहीं है ना राजीव जी कि बहुत आप फिर खर्च बढ़ाएँगे तो फिर वहाँ पैसा कहाँ से आएगा? वो भी इम्बैलेंस होगा ना। और मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ भी खर्च कर पाएँ तो बहुत है, हमारी इकोनॉमी के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि केपेक्स कम है, ये है कि रिलेटिव टर्म्स में देखा जाए, तो एक्सपेक्टेशन और था कि केपेक्स गवर्नमेंट और खर्च कर सकती है। और मुझे लगता है कि इतना कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट ने ये हाथ रोक के और अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर को वो केपेक्स को बढ़ाने के लिए कुछ करे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। ये मेरा मानना है बिकॉज़ वो वाइड क्या स्प्रेड रहेगा। क्या सोच ये है कि हमने कंजम्पशन को इतना बड़ा मतलब धक्का दिया है, प्रोत्साहन दिया है आगे की तरफ, तो उसके चलते अब प्राइवेट कैपेक्स तो आएगा ही, तो हम जो थोड़ा हल्का चल रहे हैं सरकारी कैपेक्स के मामले में, उसकी भरपाई निजी क्षेत्र से हो जाएगी। ये मतलब लोगों ने बजट बनाने वालों ने मान लिया। देखिए, ऐसा कंप्लीटली मैं नहीं कह सकता क्योंकि जीडीपी का कॉम्पोनेंट ही है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो नेट एक्सपोर्ट हम बोलते हैं कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और नेट एक्सपोर्ट ये सारे कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एक कंपोनेंट को एक्सेस जाके दूसरे को मान लेना कि इसकी ज़रूरत नहीं है ये सही पुश नहीं होगा मेरा ऐसा मानना है कि केपेक्स में प्राइवेट केपेक्स को प्रमोट किया जाएगा और उसको प्रमोट करने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी का हेल्प लगेगा। कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना ज़्यादा है कि कंपनीज़ के आरओईज़ बहुत हाई नहीं हो पाएँगे इसमें। एंड इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि गवर्नमेंट अपना जितना खर्च करना है करे, लेकिन प्राइवेट साइड को बढ़ाने के लिए कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल करे। अगर खर्च गवर्नमेंट ही खुद ज़्यादा करने लगती है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स और बहुत बढ़ जाता है। जैसे आप यूएस के 10 इयर्स का जी-सेक का यील्ड देख लीजिए, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, 4.5, 5, साढ़े 4, 5 तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो जाएगी। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ फंड हाई है। इस कॉस्ट ऑफ फंड को नीचे करे तो गवर्नमेंट ने जो अपना कंट्रोल किया है केपेक्स, ये कहीं न कहीं प्राइवेट केपेक्स उसकी भरपाई कर देगा। मैं वही पूछ रहा था कि मतलब सरकारी कैपेक्स को इसलिए हल्का रखा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि कंजम्पशन को इतना बड़ा बूस्ट दिया, इतना बड़ा सहारा दिया, उसके चलते प्राइवेट कैपेक्स अब आ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता राजीव जी, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कंजम्पशन को आपने बूस्ट दे दिया, सबको पैसा दे दिया, लेकिन कंपनी को अपना खर्चा करने के लिए कॉस्ट ध्यान रखना है। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों साथ चलेगा। तो तो वो चलिए कंजम्पशन से मेरा रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा कि मैं उसके अगेंस्ट में टोटल कॉस्ट ले पाऊँ क्या? अभी जो मैं देख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे यहाँ 12% के ऊपर चल रहा है, 12-13%, 14% के ऊपर चल रहा है।
और उसके अगेंस्ट में हमको आरओई कम से कम तो 15-18% का चाहिए ना, 2-3% का मार्जिन तो रखेंगे ना। वो चीज़, ये जो कॉस्ट है हमारा, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि कंजम्पशन के कारण एक्सेस डिमांड आएगी, लेकिन उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए भी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है मेरे, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं जो तो एक्सपेंशन मतलब करना चाह इसके रहा हूँ, 2 हिस्से वो हो नहीं। जाएँगे, इसके 2 हिस्से हो जाएँगे। आधा काम बजट में किया है, आधा काम अब आरबीआई आगे करेगा कि बजट ने बिल्कुल, डिमांड को बढ़ाने का काम कर लिया। अब क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ फंड कम कर भी लेते और डिमांड नहीं रहती तो भी कैपेक्स नहीं आता। हुँ, तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपने कैपेक्स के साइड से डिमांड वाला हिस्सा पूरा किया बजट से। अब आगे आप आरबीआई को कहेंगे, आरबीआई खुद भी इस बात को समझ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड कम किया जाएगा, तो फिर वो दूसरा हिस्सा पूरा होगा कि भई हमारी नई जो कैपेसिटी लगने वाली है, उसकी कॉस्टिंग जो है, वो हमारे नियंत्रण में रहे। तो ये दोनों हिस्से पूरे हो जाएँगे, तब 2025 में ये कहानी अच्छे से चलेगी। परफेक्ट। और इसको अगर समराइज़ करना है तो डिमांड प्लस अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल, दोनों साथ-साथ चलेंगे। डिमांड प्लस कॉस्ट ऑफ फंड, ये दोनों हिस्से एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा अब आगे आरबीआई करेगा। जी, मुझे ऐसा लगता है। देखें जी, आने वाले समय में कैसा होता है। तो फिर वही मतलब है कि आपने अगर यहाँ पे थोड़ा-सा कैपेक्स सरकारी कैपेक्स में 1 लाख करोड़ रुपए कम भी अगर रखे हैं, आपको उम्मीद है कि हाँ, 25-26 में प्राइवेट कैपेक्स उतना आ जाएगा, क्योंकि हमने डिमांड दे दिया, आरबीआई आगे कॉस्ट ऑफ फंड ठीक कर देगा, प्राइवेट कैपेक्स आएगा तो वो भरपाई वहाँ से हो जाएगी। मुझे सिर्फ यही नहीं लगता राजीव जी, मुझे लगता है कि अगले 2 फ़ाइनेंशियल्स में सस्टेन्ड प्राइवेट कैपेक्स आ जाए। सिर्फ यहाँ से कॉस्ट ऑफ फंड 50 बेसिस पॉइंट से 1% तक कम होने दीजिए। अगर लेकिन ये इतना हो गया मिराज तो तो नहीं है, छलावा तो नहीं है वो जो मृगतृष्णा कहते हैं, कि भई अब प्राइवेट कैपेक्स मतलब 10-12 साल हो गए ये कहानी मतलब चल रही है, नहीं चल रही, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक क्या था कि 4 साल से तो हमारा 10-12 साल कंजम्पशन हो गया गए ना हुआ है। यही बातें करते हुए हमें। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, अरे 2014 से यूपीए 2 के 17 समय के से ये बीच बातें चल रही। प्राइवेट कैपेक्स उसको कैसे बताते हैं, प्राइवेट कैपेक्स जो तब है ना पॉलिसी पैरालिसिस कहा अलग-अलग जाता था। सेक्टर्स में आ रहा था। तब जैसे कहा कोविड जाता के था कि समय पॉलिसी आपको पैरालिसिस है इसलिए प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं, देखिए प्राइवेट कैपेक्स कैसे-कैसे आया है बताता हूँ। देखिए, जब कोविड के समय से आपके पास फार्मा में कैपेक्स हुआ, आईटी में कैपेक्स हुआ, जिनकी रिक्वायरमेंट आई। उसके बाद जब पीएलआई आना शुरू हुआ, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में गुड्स में कैपेक्स हुआ, फिर आपका थोड़ा टेक्सटाइल में कैपेक्स हुआ जो कि प्ले नहीं कर पाया, अगर ध्यान हो तो। तो सेगमेंटल रोटेशन, सेक्टोरल रोटेशन कैपेक्स का हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो कैपेक्स है ना टॉप स्ट्राटा में जाके रुक गया है। अफोर्डेबिलिटी नहीं होने के कारण जो लोअर पिरामिड के लोअर स्ट्राटा में जो मास है कंपनी जो कि एमएसएमई के ऊपर आप लेके आ जाइए, जो नॉर्मल कंपनीज हैं, उनको कॉस्ट ऑफ फंड ऐसा पड़ रहा है कि वो केपेक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो जो टॉप प्लेयर है वो तो कर ही रहा है केपेक्स, उसके पास पैसा है, कैश है। लेकिन जो बीच वाले और नीचे वाले रह गए थे, ये वाले नहीं आ पा रहे थे। कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आने के बाद मुझे लगता है ये वाले आएँगे। जी। तो आपके हिसाब से बजट के सबसे बड़े टेक अवेज मतलब प्राइवेट कैपेक्स की तो हमने डिटेल में बात कर ली और आपको 1,10,000 रुपए मिल गए। दूसरों को भी किसी को 60,000 किसी को 80,000 सबको फ़ायदा तो हो ही गया जितने टैक्स पेयर हैं और जितने हमारे दर्शक हैं, अधिकांश लोग खुश होंगे ही। लेकिन इसके अलावा बजट में और क्या आपने फाइन प्रिंट्स देखे? अगर सेक्टर वाइज़ आपने कुछ एनालिसिस की हो कि किस सेक्टर को फ़ायदा हुआ, किसको नहीं मिला? देखिए, बजट वाइज़ में ना मुझे एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट मैं ये बता दूँ, मुझे कहीं से कुछ नेगेटिव ढूँढता रहा, मुझे मिला नहीं। एक जो मैंने थोड़ा-सा ये डिस्कशन किया आपसे वो ऑप्टिक्स के हिसाब से किया, बाकी नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये जो रिबेट मिला इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग्स, अगर इसको डिडक्शन में ला सकते थे तो शायद थोड़ा सिंपल हो सकता था, बाकी इफ़ेक्ट तो दोनों रह जाता, उससे कोई ख़ास आपने जो फ़र्क नहीं बात कही पड़ता। उसी को थोड़ा सिंपल कर दीजिए ना, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि अभी क्या है कि स्लैब्स तो मेंटेन्ड है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 15, 16, 16 से 20, 20 से 24, ये 4-4 लाख के स्लैब्स मेंटेन्ड है। ये स्लैब्स में टैक्स लगने हैं, ओके? लेकिन जैसे ही आप 12 लाख के स्लैब में आ जाते हैं, आपको करीब 60 लाख का टैक्स का लायबिलिटी आ जाता है। गवर्नमेंट ये टैक्स में आपको रिबेट टैक्स पे मिलता है, डिडक्शन इनकम पे मिलता है, ओके? तो ये जो 60,000 की बचत है, ये कह रही है गवर्नमेंट कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा, उसमें से हम कम कर देंगे। तो आपका 12 लाख का जो इनकम का टैक्स बर्डन आ रहा था एडिशनल,
वो रह जाएगा। इसके अलावा क्या कह रही है कि चलो 12 लाख के 1 रुपया ऊपर आया, तब तो तुम टैक्स ब्रैकेट में आ गए। तो वहाँ पे मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है गवर्नमेंट कि 12 लाख से 60 या 62,000 रुपए उसमें आप और करीब ऐड करेंगे, तो जो एडिशनल टैक्स बर्डन आएगा, जो कि 60,000 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस सेगमेंट में लोगों को, उसको कह रही है कि उसको हम एज़ पेनल्टी मान के हम अपने ऊपर ले लेंगे और तुमको 60,000 का बेनिफिट दे देंगे। तो इसीलिए जो 12 लाख से 12,75,000 का हम रेंज सुन रहे हैं कि यहाँ तक के लोगों को टैक्स बर्डन नहीं आएगा, वो ये कॉन्सेप्ट में है। ओके? इसकी जगह हो सकता था कि डिज़ाइन हम कर देते टैक्स स्लैब में ही, जो 4-8 लाख का स्लैब है। इस स्लैब को इस तरह से मेंटेन कर दिया जाता कि ये जो 60-70 हज़ार का बेनिफिट है, ये डिडक्शन में ही सीधा चला जाता। तो कंप्यूटेशन सिंपल हो जाता और इतना जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, इतने सारे वीडियोज़ चल रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ेक्ट सेम रहेगा, मेथड अलग हो नहीं, सकता है। मोटी-मोटी समझ तो ये बनी कि जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है, उनके लिए टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई और करेक्ट है। जिनकी 12 लाख से थोड़ी भी ऊपर आय है या उससे बहुत ऊपर आय है, जैसे आपकी होगी, तो उनको ये 12 लाख तक का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनके लिए निल टैक्स रेट जो है वो 4 लाख तक ही रहेगा। 4 से 8 पे 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 पे फिर 10% देना पड़ेगा, 12 से 16 पे फिर 15% देना पड़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये सारा का सारा टैक्स उन पे लगेगा। लेकिन उनको भी मतलब ये सोचिए ना कि आप 4 से 8 पे सिर्फ़ कितना दे रहे हैं? 5% दे रहे हैं। 20,000 रुपए अगर आपकी 8 लाख रुपए सालाना इनकम है मतलब 12 लाख से ऊपर जो आपकी आमदनी है, तो आप 4 से 8 पे सिर्फ़ 20,000 रुपए दे रहे हैं। 8 से 12 पे आप सिर्फ़ 40,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब अगर आप ब मान लीजिए कि 12 लाख 1 रुपए आपकी इनकम है, हो गई, तो आप 60,000 रुपए दे रहे हैं। तो 12 लाख पे 60,000 कितना हुआ? 5% हुआ। मतलब जो आदमी हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है, सरकार उससे कह रही है कि मुझे 100 में 5 रुपया दे दो। बहुत भारी माँग रही है क्या? बहुत ज़्यादा हुँ, माँग रही है क्या सरकार? मैंने बिल्कुल इसको सिंपल कहा कि इसके इफ़ेक्ट में मेरा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इफ़ेक्ट इज़ गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ नहीं है। चूँकि टैक्स सिम्प्लिफिकेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, जो अभी टैक्स बिल भी इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है, तो मेरा ये सजेशन है, यहाँ पे कोई कंप्लेन का सीन नहीं है। इतने के बाद मैं तो 12 लाख पिछले साल सोच रहा था, इस बार में मिल गया, तो इसके बाद कोई कंप्लेन का सिचुएशन नहीं है। चूँकि सिम्प्लिफिकेशन की बात है, तो शायद मेरे नज़रिए से, और मेरा नज़रिया गलत भी हो सकता है, मेरे नज़रिए से ऐसा है कि अगर डिडक्शन में ये आता था, तो सिंपल ज़्यादा होता था और ये जो इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन लगता था, ये नहीं तो लगता था। इफ़ेक्ट तो दोनों में आपकी सेम ही हो सकता नहीं तो आपकी माँग ये है कि 12 लाख तक आप सीधे निल टैक्स रेट वाली जो स्लैब है उसी को 12 लाख तक कर दीजिए। है। मेरी ऐसी कोई माँग है ही नहीं। मेरी माँग ये है कि जो 60,000 का बेनिफिट है, इसको जी। इन टर्म्स ऑफ डिडक्शन ही ले आओ, इन प्लेस ऑफ रिबेट। दैट्स द ओनली थिंग। ये सजेशन है। माँग तो ख़ैर मेरी कुछ नहीं है। माँग में देखिए फ़ायदा इस हाथ में मिले, इस हाथ में मिले, तो दोनों हाथ मेरे ही है। तो मतलब ये है कि जिसकी आमदनी 25 लाख रुपए भी हो, वो भी 0 से लेकर के 12 लाख तक की पूरी आमदनी पे उसे पूरा-पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाए। मिल जाता है उसमें डिडक्शन। जी। अभी ये हो रहा है कि जिनको 13 लाख की आमदनी होगी, वो सोचेंगे कि अरे क्या मतलब हुआ, इससे अच्छा तो 12 लाख ही कमाते। नहीं 12 लाख 12 लाख 60, 70, 75 हज़ार तक तो ठीक है, बिकॉज़ वो मार्जिनल टैक्स में चला जा रहा है ना, मार्जिनल रिलीफ़ में चला जा रहा है ना। उसमें जी। 13 के ऊपर वालों को प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मार्जिनल रिलीफ भी समझना पड़ेगा मुझे कि अच्छा ये कहाँ से कैसे क्या-क्या दिया जा रहा है। खैर मैंने एक ना जी। अच्छे एक सीए को बुला के एनालिसिस करो, ये बहुत सुंदर रहेगा। मैं भी आऊँगा अपने क्वेश्चन्स लेके, उसमें मैं बोलने नहीं आऊँगा, मैं अपने क्वेश्चन्स उनसे पूछूँगा। और क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल। समझ तो गया हूँ, लेकिन चूँकि मेरी मुझे भी टैक्स एडवाइज़री तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मैं टैक्स की अथॉरिटी नहीं। जी। तो वहाँ पे मैं भी अपने सवाल रखना चाहूँगा, मुझे भी उनसे सीखने को मिलेगा।